नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी चीज़ से जुड़ी है जिसको देखकर हर किसी के मन में खुशी आती है। हर किसी के मन में एक अलग सा उत्साह भर जाता है। वो है एक बागीचा। एक ऐसा बागीचा जिसको देखकर लोगों को खुशी तो होती थी, लेकिन सिर्फ एक समय तक, जब तक उन लोगों ने उस जगह की सच्चाई नहीं जानी थी। आज की कहानी शुरू होती है सूरज के साथ। जैसे सूरज का नाम था, वैसे ही सूरज को नेचर से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव था। सूरज ने अपने घर पर भी बहुत सारे गमले, पेड़ पौधे सब लगा रखे थे, क्योंकि सूरज का एक अलग सा ही खिंचाव इन सारी चीज़ों के तरफ था। सूरज जो कि अलग अलग पेड़ पौधों को देखकर हमेशा यही सोचा करता कि ऐसे पेड़ पौधे उसके भी पास होने चाहिए थे। सूरज के जितने भी दोस्त थे, सारे दोस्त उससे इस चीज़ में काफ़ी अलग थे। वो हमेशा उसे घूमने फिरने के लिए किसी और जगह की सलाह दिया करते, लेकिन सूरज हमेशा इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं जगहों पर जाने के लिए अपने दोस्तों को कहा करता था। इसी वजह से कई बार उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। अरे यार, क्या तू भी अभी से ही नेचर और इन सब चीज़ों में इतना घुसा रहता है, लगता है ना जैसे तुझे ले जाकर जंगल में ही छोड़ देना चाहिए, तू वहीं खुशी से रह लेगा। इस पर सूरज ने हंसते मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को जवाब दिया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मुझे तो ले जाओ, जंगल में छोड़ दो, और ऐसे जंगल में जहाँ अलग अलग तरह के पेड़ हों, जिनको मैं देखूं, जिनके साथ में रहूं, उनको बड़ा होते हुए देखूं। यही तो करना चाहता हूं मैं। और शायद इसीलिए सूरज ने ये भी तय किया था कि वो आगे चलकर पेड़ पौधों से रिलेटेड ही पढ़ाई लिखाई भी करने वाला था। ऐसे ही दोस्तों में हंसी मजाक की बातें चल रही थी। उन सब का कहीं बाहर जाने का कोई ट्रिप प्लान हुआ था। ये ट्रिप उनके स्कूल के तरफ से नहीं था। ये ट्रिप उन्होंने खुद से पर्सनली तैयार किया था। वो सब कहीं ऐसे ही जगह पर घूमने जाना चाहते थे, नए जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे। सूरज ने इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया, क्योंकि उन दोस्तों ने जिस जगह के बारे में बताया था वो भी नेचर से भरपूर जगह थी, और अगले हफ्ते उनका वहाँ पर जाने का प्रोग्राम तय था। दोस्तों ने अपने अपने घर पर बातें कर ली थी, और किसी के माँ बाप ने भी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। सारे दोस्त अपने तय किए हुए दिन पर वहाँ घूमने के लिए निकल गए। रास्ते में भी सूरज ने नेचर का पूरा मज़ा लिया, और फिर जहाँ पर वो पहुँचा, वहाँ उस जगह को देखकर सूरज के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में वहाँ पर इतने अलग अलग तरह के पेड़, इतने सुंदर सुंदर फूल थे जो कि सूरज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। सूरज काफ़ी खुश था। सूरज उस जगह को घूमने देखने के लिए आज ही जाना चाहता था, लेकिन शाम होने की वजह से दोस्तों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अरे भाई, अभी तो ट्रैवल करके थक भी गए हैं, ऊपर से शाम भी हो गई है यार, आज तो रहने ही देते हैं। आज बस चलते हैं, चल के होटल में आराम करते हैं, कल सुबह चलेंगे ना, तू अपने पूरे नेचर का मज़ा ले लेना और हम अपना घूमने का काम कर लेंगे। सूरज ने बिना मन के हाँ तो कर दिया, लेकिन सूरज के अंदर अभी इतनी बेचैनी थी कि सूरज का मन रुकने को कर ही नहीं रहा था। और सूरज वहाँ से अपने एक दोस्त को जैसे तैसे मनाकर उसे अपने साथ लेकर घूमने के लिए निकल गया। उस जगह को आप थोड़ा बहुत जंगल भी कह सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे घने बड़े बड़े पेड़ थे। उन सारे पेड़ों को
उस माहौल को एंजॉय करते हुए सूरज और उसका दोस्त आगे बढ़ते जा रहे थे। वहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। सूरज को तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उसके साथ जो दोस्त था उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भी काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। और सूरज तो ऐसा था जिसे ऐसे नेचर के करीब रहकर उसकी सारी थकावट, सारी उदासी सब कुछ दूर हो जाती थी। इसलिए सूरज के अंदर की एनर्जी उस वक्त अलग थी, लेकिन उसके दोस्त की नहीं। आखिरकार उसके दोस्त ने थक हार कर सूरज से कहना शुरू किया, अरे यार बस भाई, अब हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ, चलना वापस चलते हैं, खाना खाएंगे, भूख भी लगी है मुझे अब तो। इस पर सूरज ने कहा, हाँ ठीक है चलते हैं। वो दोनों जैसे ही पलटने को हुए, सूरज को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी फूल की बहुत अलग सी खुशबू, सुगंध अपनी तरफ खींच रही है। सूरज ने इधर उधर नजर दौड़ाकर उस फूल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सूरज को वो फूल कहीं भी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज ने अपनी आंखें बंद की और उस फूल की खुशबू को महसूस करता हुआ मुश्किल से 10 कदम ही चला होगा कि अचानक उस फूल की खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सूरज वहाँ से आगे बढ़ता जा रहा था। उसका दोस्त उसे पीछे से आवाज़ दे रहा था। सूरज के ना रुकने पर थक हार कर उसे भी सूरज के पीछे पीछे आना पड़ा। आखिरकार उसके दोस्त ने चिल्लाते हुए सूरज से कहा, ए भाई सूरज, देखना क्या गजब का बागीचा है यार, कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, देख तो। सूरज ने भी अब अपनी आंखें खोल दी थी, क्योंकि अभी तक सूरज को जो खुशबू आ रही थी, उस खुशबू के साथ वो और भी अलग अलग फूलों की खुशबू महसूस करने लगा था। ऊपर से उसके दोस्त का ऐसा कहना काफ़ी था। सूरज ने जब आंखें खोलकर सामने का नज़ारा देखा, वो उस बागीचे को देखते ही लगभग पागल सा हो गया था। सूरज दौड़कर उस बागीचे के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उस बागीचे में फूल और पेड़ पौधे इतने ज़्यादा लगे हुए थे कि उस बागीचे में घुसने का रास्ता फिलहाल उसे समझ में नहीं आ रहा था। सूरज उस बागीचे को पूरी तरह से देखना चाहता था, उन फूलों को नज़दीक से देखना चाहता था, और वो वहाँ से अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तब तक अचानक उसके दोस्त के मन में पता नहीं क्या आया, जो कि शायद हम सबके दिमाग में ऐसे फूलों को देखकर आता है। और उसने उस बागीचे से एक फूल तोड़ लिया, जो कि उसके हाथ के पहुंच में था, बिना बागीचे के अंदर गए हुए। जैसे ही उसने उस फूल को तोड़ा, वहाँ का माहौल अचानक से बदलने लगा। वहाँ पर बहुत तेज तेज गुर्राने की आवाज़ आने लगी। उस गुर्राने की आवाज़ को सुनते ही उसका दोस्त डर चुका था। उस वक्त उन दोनों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि ये गुर्राने की आवाज़ किसकी है, और उन्हें ऐसा लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा, क्योंकि वो जंगल भी अब काफी घना हो चुका था। सूरज के दोस्त ने तुरंत सूरज से डरते हुए कहा, भाई चलना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कोई जंगली जानवर होगा, पता चलेगा हम दोनों को मारकर खा गया। चलना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे भी तुझे ये बागीचा देखना है ना, हम सुबह आकर देख लेंगे, तू क्यों परेशान हो रहा है, तू चलना मेरे साथ। और सूरज ने भी अपने दोस्त की बात उस वक्त मानना सही समझा, क्योंकि वो गुर्राने की आवाज़ लगातार बहुत तेज तेज आ रही थी, और उस गुर्राने की आवाज़ से कहीं ना कहीं अंदर से अब सूरज को भी डर लग रहा था। दोनों वहाँ से वापस होटल तक आने के लिए बढ़ गए, और सूरज बार बार उस बागीचे को पलटकर देख रहा था। थोड़ी ही देर में वो बागीचा उनकी नज़रों से ओझल हो चुका था। सूरज को ऐसा लगा जैसे वो अब उस जगह को पार कर चुके हैं जहाँ से उन्हें बागीचा दिखे। इस वजह से सूरज ने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों वैसे ही
अपने होटल तक आ चुके थे और उस दोस्त को लगातार अब भी वही आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि सूरज को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार होटल के पास पहुंचने के बाद दोस्त ने कहा, भाई वो आवाज अभी तक आ रही है, कहीं वो जानवर हमारे पीछे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गया। सूरज ने कहा, ए पागल हो गया है क्या तू? कौन सी आवाज? अब यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन सूरज का दोस्त ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे तो अभी भी वो आवाज इतनी साफ साफ सुनाई दे रही थी जैसे कि उस बागीचे के पास सुनाई दे रही थी। ये बात उस दोस्त को भी थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसके कई बार बताने पर भी सूरज ने इस बात को मानने से इनकार किया, जबकि सूरज को भी वो आवाज़ साफ साफ उस बागीचे के पास सुनाई दी थी। तो ये क्या था? उसके दोस्त ने अब इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए तुरंत होटल के अंदर जाकर अपने बाकी के दोस्तों के साथ खाना खाने पर दिया। वो इन सब चीज़ों में अब इतना मशरूफ़ हो चुका था कि उसका ध्यान उस गुर्राने की आवाज़ से अब हट चुका था, या फिर शायद वो गुर्राने की आवाज़ सच में बंद हो चुकी थी और सब साथ में हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। सूरज और उसके एक दोस्त ने, जो कि उस बागीचे तक गया था, उस बागीचे के बारे में अपने दोस्तों से जिक्र नहीं किया। क्यों पता नहीं, लेकिन अभी सब अपनी बाकी की बातों में ही मशरूफ थे और उनके पूछने पर दोनों ने यही बताया, हाँ हम बस इधर ही जंगल तक गए थे, थोड़ा बहुत गए, घूमे, देखा और आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ नॉर्मल है और सब खाना पीना खाकर थोड़ी देर साथ में टाइम पास करके, क्योंकि पहले से वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। सारे दोस्त सो चुके थे, यहाँ तक कि सूरज को भी नींद आ चुकी थी। उसका वो दोस्त जो उसके साथ उस बागीचे तक गया था, उसका नाम रवि था। रवि को नींद नहीं आ रही थी। रवि काफ़ी परेशान था। वो करवटें बदल रहा था, क्योंकि रह रहकर उसके कानों में वही गुर्राने की आवाज़ अब भी आ रही थी। वो कभी उठकर अपने खिड़की से झांकने की कोशिश करता, तो कभी चुपचाप अपने बिस्तर पर कंबल के अंदर छुपकर सोने की कोशिश करता। रवि को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो अब करता भी तो क्या करता, क्योंकि ये आवाज़ उसके अलावा किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। क्योंकि अगर ये आवाज़ किसी और को सुनाई देती तो उसके दोस्त कोई ना कोई आकर उससे ये सवाल ज़रूर पूछते। अब रवि खुद को काफ़ी अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। रवि ने ये तय किया कि वो अपने दोस्त सूरज के पास जाकर आज उसके साथ उसी कमरे में सोएगा। और अभी भी रवि के पॉकेट में वही फूल था जो कि उसने वहां से तोड़ लिया था। थोड़ी ही देर बाद सूरज के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। सूरज की नींद खुल गई। उसने उठकर जब दरवाज़ा खोला तो उसने सामने रवि को खड़ा पाया। उसने जब रवि को देखा तब उसने पूछा, क्या बात है भाई, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? तू यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहा है? इस पर रवि ने डरते हुए कहा, भाई मुझे ना सच में नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे रह रह कर ना वही अजीब से गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों ने कोई गलती कर दी है। इस पर सूरज ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो आवाज़ मुझे भी तो आती ना, मैंने भी तो सुनी थी ना वो आवाज़ वहाँ पे, तो ऐसे क्यों कर रहा है? आजा हम दोनों आज साथ में सोते हैं, फिर सुबह देखेंगे जो भी होगा। इस पर रवि ने कुछ ना कहते हुए चुपचाप कमरे में आकर सूरज के साथ सोना ही सही समझा। वो चुपचाप कमरे में आया और सूरज के बगल में लेट गया। सूरज तो थोड़ी देर में फिर से नींद में जा चुका था, लेकिन रवि को नींद नहीं आ रही थी
और रवि बार बार करवटें बदल रहा था। अचानक उसका ध्यान अपने पॉकेट में रखे हुए उस फूल पर गया और उसने वो फूल निकालकर पता नहीं क्या सोचकर उस बिस्तर के नीचे दबा दिया। ये करने की देर थी शायद। तुरंत सूरज की आंख खुल गई। सूरज ने भी कहा, भाई तू सच कह रहा था, मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन वो जानवर यहाँ तक हमारा पीछा करते आ गया है क्या? और फिर रवि ने कहा, अब तुझे भी सुनाई दे रही है ना वो आवाज़? सूरज ने कहा, हाँ भाई मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे भी होटल के अंदर हैं तो हम सेफ हैं, तू चिंता मत कर, सोने की कोशिश कर। और दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हुए वहाँ पर सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद आखिरकार दोनों को जैसे तैसे नींद आ गई। अचानक रात के 3 बज रहे होंगे। दोनों की नींद खुली और दोनों ने खुद को उसी बागीचे में पाया। दोनों उसी बागीचे में अपने बिस्तर के साथ मौजूद थे। दोनों की नींद खुल चुकी थी। दोनों काफी आश्चर्यचकित होकर उस जगह को बार बार देख रहे थे। दोनों खुद को भी आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि ये कैसे हो सकता है? वो दोनों तो अभी होटल में थे, अभी वो यहाँ कैसे आ गए? तभी अचानक उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी, मेरा फूल वापस करो, मेरा फूल वापस कर दो। ये आवाज सुनते ही दोनों एक दूसरे की तरफ डर से देखते हुए एक दूसरे से तुरंत लिपट गए। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में उन्हें एक अजीब सी धुएं से बनी हुई बहुत बड़ी ऊंची सी आकृति नजर आने लगी। वो आकृति ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी विशालकाय राक्षस की हो। उसके बड़े बड़े सींग, लंबी सी पूंछ साफ साफ नजर आ रही थी। और फिर उस आकृति ने उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। वो आगे बढ़ते हुए उन दोनों के बिस्तर के पास आ गई और फिर उन दोनों को उठाकर बिस्तर से नीचे फेंक दिया। बिस्तर से नीचे फेंकते ही गद्दे के नीचे से वो फूल उसने उठा लिया और फिर उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उन दोनों की आंखें अचानक बंद हो चुकी थी। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुली तो वो दोनों अपने होटल में उसी रूम में उसी बिस्तर पर थे और उन्होंने उठते ही एक दूसरे से ये बात कहनी शुरू की कि भाई तुझे पता है मैंने रात को ऐसा सपना देखा। इधर रवि ने भी वही सपना सूरज को बताया। फिर दोनों ने ये कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों को एक ही सपना कैसे आ सकता है? इस पर रवि ने तुरंत बिस्तर से उतरते हुए गद्दे के नीचे रखे हुए फूल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी वो फूल गद्दे के नीचे नहीं मिला और उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। ये बात सोचकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या वो सपना था या सच, लेकिन अगर था तो ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उन दोनों के मन में हजारों सवाल चलने लगे, लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उन दोनों ने इस बारे में अपने दोस्तों को बताने की कोशिश भी की, लेकिन उनके सारे दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने हंसते हुए ये कहा, हाँ तुम लोग ना भूत का फूल लेके आए थे और वो भूत आया, अपना फूल लेकर चला गया और तुम लोग को फूल बनाकर चला गया। कुछ भी बोल रहे हो यार तुम दोनों, कहाँ से ऐसी कहानियां दोनों मिलकर बना रहे हो? हमें क्या डराने की कोशिश कर रहे हो? दोनों की बातों पर विश्वास करने वाला वहां कोई नहीं था। वो ये सारी बातें नाश्ते के टेबल पर बैठ कर रहे थे और वहीं दूर मैनेजर भी खड़ा था। जब सारे दोस्त वहां से नाश्ता करके जा चुके थे, तब मैनेजर ने सूरज और रवि दोनों को इशारा करके एक तरफ बुलाने की कोशिश की। वो दोनों भी मैनेजर के पास चले गए और मैनेजर ने कहा, बेटा
तुमने जो सपना देखा है वो सच है या हकीकत, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ। तुम अगर सच में उस बागीचे से कुछ लेकर आए हो तो उसे जाकर वहीं छोड़ दो, वरना उसकी कीमत तुम्हें कुछ और देकर भी चुकानी पड़ सकती है। ये बात सुनकर उन दोनों को काफ़ी अजीब लगा और उन दोनों ने कहा, अंकल आप भी जानते हो ना, वहाँ पर ऐसा बागीचा है, हम अपने दोस्तों को कह रहे हैं, वो हमारी बात मान ही नहीं रहे। लेकिन मैनेजर ने इन चीज़ों का कोई भी जवाब ना देते हुए उन्हें बस यही कहा, मेरी हिदायत याद रखना, और वो वहाँ से चला गया। इन चीज़ों ने उनके मन में और ज़्यादा उत्सुकता पैदा कर दी थी। सूरज तो वैसे भी नेचर लवर था, उसे तो वैसे भी उन फूलों को नज़दीक से देखना था। वो अब ये तय कर चुका था कि वो उस बागीचे में दोबारा जाएगा और उस बागीचे का राज पता करके रहेगा। लेकिन रवि अभी इन चीज़ों के खिलाफ हो चुका था। रवि को डर लग रहा था। रवि उस चीज़ से दूर ही रहना चाहता था। इस वजह से रवि ने सूरज के साथ जाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और सूरज ने अब ये तय किया कि वो अकेले आज शाम उस बागीचे के पास ज़रूर जाएगा। और फिर दिन में वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। दिन में वो जानबूझकर अपने दोस्तों को उसी रास्ते पर लेकर गया जहाँ पिछली रात उसने वो बागीचा देखा था। लेकिन ये क्या था? वहाँ पर तो ऐसा कोई बागीचा था ही नहीं। वो जगह तो बिल्कुल एक सामान्य जंगल की तरह दिख रही थी, जैसे कि बाकी का जंगल वो अभी घूम कर आए थे। वहाँ पर सूरज को वैसी किसी फूल की खुशबू नहीं आ रही थी। वैसा कोई फूल नहीं, कोई पौधा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? सूरज ने तो ये चीज़ पिछली रात अपनी आंखों से देखी थी और रातों ही रातों में ये बागीचा ऐसे कैसे गायब हो सकता है? सूरज के मन में जो सवाल पहले से थे, अब वो सवाल बढ़ चुके थे। फिर भी सूरज ने जो बात तय की थी वो अभी भी उस पर ही अमल करने वाला था। वो आज शाम फिर से उस बागीचे के पास जाने वाला था। और फिर देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। सारे दोस्त घूमकर थक चुके थे। वो होटल में ही बैठकर आराम कर रहे थे। सूरज ने अपने किसी भी दोस्त को कुछ भी नहीं बताया। वो सिर्फ रवि से कहकर चुपचाप उस बागीचे के लिए निकल चुका था। रवि ने सूरज को समझाने की कोशिश की, लेकिन सूरज नहीं माना और फिर सूरज अकेले ही उसी बागीचे की तरफ पहुंच चुका था। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, उसे पिछली रात की तरह वैसे ही उस बागीचे से अलग अलग फूलों की खुशबू आ रही थी। वो देखते ही देखते उस बागीचे के अंदर भी पहुंच गया। आज पता नहीं कैसे, लेकिन उस बागीचे के अंदर जाने के लिए उसे रास्ता अपने आप और बहुत आसानी से मिल गया था, जैसे वो रास्ता वहां पर हमेशा से था। सूरज को ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी। वो बहुत ही मस्ती के साथ उस पूरे बागीचे में घूम रहा था, सारे फूलों की खुशबू ले रहा था, सबको छू छू कर देख रहा था। और वो बागीचा अंदर जाने पर बहुत बड़ा और बहुत घना बागीचा था, ऐसे जैसे वो फूलों के सुंदर सुंदर पेड़ों का एक घना सा जंगल हो। सूरज उसमें अंदर जाता ही जा रहा था। सूरज को वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था। सूरज ने उस बागीचे के चक्कर में इतना ज़्यादा वक्त लगा दिया था कि उसे पता ही नहीं चल पाया कि कब रात के 11 बज चुके थे। और अब सूरज को ऐसा एहसास हुआ कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहा है और अभी तक उसे उस बागीचे का दूसरा छोर नहीं मिला था। सूरज काफ़ी खुश था। उसने ये तय किया था कि वो यहाँ से जाते वक्त एक पौधा अपने घर ज़रूर लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज ने ये बात अपने मन में ठानी, लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। सूरज को वो रास्ता जिससे वो आसानी से इस बागीचे के अंदर आ गया था,
अब वो रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसे अब इस बागीचे को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बागीचा नहीं, कोई भूल भुलैया हो। सूरज हर तरफ दौड़ दौड़ कर उस बागीचे से निकलने का रास्ता ढूंढ ढूंढ कर अब काफी थक चुका था, लेकिन उस बागीचे से निकलने का ना तो कोई रास्ता था और ना ही अब उसे उस बागीचे के बाहर ऐसा कोई जंगल दिखाई दे रहा था जहां से होकर वो उस बागीचे तक पहुंचा था। सूरज काफी परेशान हो चुका था और आखिरकार वो थक कर वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। इतना वक्त निकल जाने पर लगभग रात के 12 साढ़े 12 हो चुके थे। इधर उसके दोस्त होटल में सूरज के लिए अब परेशान हो रहे थे। आखिरकार रवि ने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी और ये बात सुनते ही उसके दोस्त परेशान होने लगे। इसलिए नहीं कि सूरज उस बागीचे में गया है, इसलिए कि ऐसा कोई बागीचा है नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन ये जंगल है। अगर यहाँ उसे कुछ हो जाएगा तो हम उसके मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे। और ये बातें वापस से मैनेजर ने सुन ली और मैनेजर ने रवि के पास आते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को साफ साफ चेतावनी दी थी, चाहे जो हो जाए उस बागीचे से हमेशा दूर ही रहना, वरना तुम दोनों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और मेरे मना करने के बावजूद भी वो उस बागीचे तक गया ही क्यों। ये बात सुनते ही उसके सारे दोस्त मैनेजर पर एक साथ मानो टूट पड़े। उन सब ने कहा, तुम क्या जानते हो उस बागीचे के बारे में, और क्या सच में ऐसा कोई बागीचा है? बताओ, हमें उस बागीचे तक लेकर चलो, हमें हमारे दोस्त को ढूंढना है। इस पर मैनेजर ने साफ साफ कहा, मैं उस बागीचे तक बिल्कुल नहीं जा सकता। तुम लोग यहाँ पर नए हो, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। उस बागीचे तक जो भी गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है। तुम्हारे दोस्त एक बार तो बचकर आ गए, लेकिन दोबारा भी आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात सुनते ही उसके सारे दोस्त अब वहां पर चीख पुकार करने लगे। उनकी चीख पुकार सुनते ही होटल के और बाकी के मेहमान भी वहां पर आ चुके थे। जब सब ने ये सारी बातें सुनी, तब सब ने उन बच्चों की मदद करने की ठानी और उन्होंने मैनेजर की मदद से उस बागीचे का रास्ता पूछा। आखिरकार उनमें से कुछ लोग उन बच्चों के साथ उस बागीचे तक जाकर सूरज को ढूंढने के लिए निकल पड़े और आखिरकार वो बागीचे तक पहुंच गए। उन्होंने वैसे ही एक रास्ता बना हुआ देखा। वो उस रास्ते में आगे बढ़ने वाले ही थे कि अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उन्हें वहाँ पर लताओं में लिपटा हुआ कुछ हिलता हुआ सा नजर आया। अभी वो बागीचे के अंदर घुसे भी नहीं थे और उन्होंने वो हिलती हुई चीज़ देखकर उसके नज़दीक जाकर अच्छे से देखने की जब कोशिश की, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे ये शायद वही बच्चा है जिस पर पूरी तरह से घनी लताएं लिपटी हुई थीं और वो उन लताओं के बीच में दिखाई तक नहीं दे रहा था। उसके कराहने की आवाज़ और उसके हिलने की वजह से उनको पता चल पाया कि यहाँ पर कोई है। उन्होंने जल्दी जल्दी उन लताओं को उस लड़के से जब अलग किया तो वो कोई और नहीं, वो सूरज ही था। सूरज के शरीर पर कई सारे चोटों के निशान थे। सूरज के शरीर पर इतने ज़्यादा घाव थे जैसे सूरज को किसी ने बहुत मारा है और उसे जगह जगह से पीट कर टॉर्चर किया है। सूरज की हालत अभी इतनी खराब थी कि सूरज बोल भी नहीं पा रहा था। सूरज ने आंखें खोलकर सिर्फ सबको देखा और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो गया। लोगों की मदद से उसके दोस्तों ने उसे उठाकर होटल तक लाया और सूरज ऐसे ही 3 दिनों तक लगातार बेहोश रहा। उसके दोस्तों को अब काफ़ी डर लग रहा था कि सूरज को ऐसा क्या हो गया है जो उसे होश नहीं आ रहा। तभी अचानक
रवि के अंदर पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत आ गई। शायद सूरज की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत भागकर मैनेजर के पास गया और उससे सूरज की हालत के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। काफी पूछताछ करने के बाद आखिरकार मैनेजर ने बताया, अगर सूरज ठीक हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सूरज को तुम वहां से जिंदा ढूंढ कर लेकर आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने तुम सबको पहले ही बताया था कि उस बागीचे तक जो भी पहुंच पाया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है, तो तुम्हारा दोस्त भी बच जाए ऐसी उम्मीद बहुत कम ही है। इस पर रवि को अचानक बहुत गुस्सा आ गया। उसने वापस से मैनेजर पर चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसने कहा, मुझे नहीं पता, हमारी मदद करो, मेरे दोस्त को बचाओ। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद मैनेजर ने उससे ये कहा, मेरे साथ चलो। और वो रवि को लेकर एक बाबा के पास पहुंचा और बाबा जी को उसने सारी बातें बता दी। बाबा जी ने ये बातें सुनते ही कहा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर वो बच्चा अभी तक जिंदा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई खास बात ज़रूर है, तो शायद उसे बचाया जा सकता है। चलो। और इतना कहकर वो बाबा तुरंत सूरज के पास आ चुके थे। उन्होंने सूरज को जब देखना शुरू किया, उन्होंने कहा, मैंने ठीक ही समझा था, इस बच्चे के अंदर खास बात यही है कि ये फूल पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शायद अभी तक इसलिए इसकी सांसें चल रही हैं और उसने वहाँ पर किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाया है। उसने तो उस पौधे को आगे ले जाने की बात सोची थी, इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई है। फिर बाबा ने इतना कहते ही तुरंत अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर अपने थैली में से कुछ चीज़ें निकाल कर सूरज के मुंह में डालना शुरू किया। मुश्किल से 2 घंटे के अंदर ही सूरज की हालत में सुधार आ गया और सूरज ने आखिरकार आंखें खोल दी। जैसे ही सूरज ने आंखें खोली, सूरज ने तुरंत डरते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, मैं उसे नहीं हाथ लगाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ से घर लेकर चलो। इस पर बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारी जान इसीलिए बच गई क्योंकि तुमने वहाँ किसी पौधे को हाथ नहीं लगाया, तोड़ा नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाया। इस पर अब वहाँ खड़े सारे बच्चों के नज़रों में बहुत सारे सवाल थे, जो सवाल पहले से सूरज और रवि के पास थे। फिर बाबा ने बताना शुरू किया, ये कोई मामूली बागीचा नहीं है। ये बागीचा आज से कई साल पहले एक राजा ने लगवाया था और उन्हें प्राकृतिक चीज़ों से, फूल पेड़ पौधों से इतना ज़्यादा लगाव था, उन्होंने खास तौर पर ये बागीचा अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार के फूल पेड़ पौधे लाकर यहाँ पर लगवाए थे। लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि उनके बागीचे में कोई आए और उनके फूल पेड़ पौधों को हाथ लगाए। पहले तो उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों की मदद से इस बागीचे की देखरेख काफ़ी लंबे समय तक करवाई, लेकिन उनकी हालत अचानक से खराब होने की वजह से वो अब लगभग बिस्तर पर थे। उनको ये बात कहीं ना कहीं मालूम थी कि उनकी ज़िंदगी अब ज़्यादा लंबे समय की नहीं है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके खास तौर पे चुनिंदा पौधों को कोई भी आगे चलकर भी नुकसान पहुंचाए। इसलिए उन्होंने अपने देश के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाकर इस बागीचे की खास प्रकार से देख रेख करने की बात कही। इसका मतलब ये था कि वो चाहते थे इस बागीचे को इसी तरह से संभाल कर सालों साल तक उनकी मदद से रखा जाए। वो तांत्रिक काफ़ी पहुँचे हुए थे, उन्होंने इसी तरह का इंतज़ाम किया। इस बागीचे को ऐसा एक अदृश्य बागीचा बना दिया जो कि अनंत काल तक इसी तरह से इस प्रकृति में
रहे और उसे कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उन्हीं तांत्रिक के बंधन के वजह से इस बागीचे की देख रेख बहुत बड़े बड़े विशाल दिव्य राक्षस, प्रेत, आत्माएं करती हैं और जो भी इस बागीचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर इसके फूल पेड़ पौधों को किसी भी तरह से तोड़ता है, वो आत्माएं, वो प्रेत कभी भी उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते और आज भी कहते हैं वो इस बागीचे की हर प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर वहाँ सूरज रवि के साथ साथ बाकी सबको भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई। सूरज की जान भी इसीलिए बच सकी थी क्योंकि सूरज ने वहाँ किसी भी पत्ते तक को नुकसान नहीं पहुँचाया था और सूरज सिर्फ ये चाहता था कि वो वहाँ से एक पौधा लेकर अपने घर चला जाए, इसलिए उसकी ऐसी हालत कर दी गई थी। अब लेकिन सूरज बिल्कुल ठीक था, सारे बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन उन्होंने यही सलाह दी कि वो अब यहाँ पर बिल्कुल ना रुकें। वैसे भी उन बच्चों के छुट्टियों के दिन खत्म हो चुके थे। अगली सुबह ही सारे बच्चे अपने घर वापस आ चुके थे। किसी ने भी अपने घर पर इस बारे में कोई बात ना तो की और ना ही बताई। ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो वो बच्चे पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाए। और इसके बाद उन्हें भी एक चीज़ समझ में आ गई कि प्रकृति उसको कभी भी नुकसान किसी भी हालत में नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबके एक कमेंट, एक शेयर से मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।